हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। हमने ईवीएस और पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है और अब हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 7th चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, राजा और राज्य, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कौन कौन से राजा आए और क्या क्या उनका प्रशासन कैसा रहा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है राजा और राज्य। तो जैसा कि हम लोग ये इंडिया का मैप देख सकते हैं, और इस इंडिया ये जो मैप है वो 7वीं से लेके 12वीं शताब्दियों के बीच में जो मुख्य राज्य रहे हैं उनको दर्शाया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि चाहमान है, गुर्जर, ये गुर्जर प्रतिहार है। ये क्या है कि ये राजवंशों मतलब जो नए राजवंश का जो उदय हुआ उसमें ये लोग आते हैं। गुर्जर प्रतिहार आते हैं, चहमान आते हैं, ठीक है, चंदेल आते हैं। तो इसमें सारे ये रेड रेड कलर की जो लाइनें दिखाई गई हैं, ये ये सीमाएं थीं जो कि समय के साथ परिवर्तनशील थीं। ठीक है, तो इसमें ये नए राजवंशों का किसका किसका उदय हुआ, इसमें हम लोग अब देख रहे हैं। तो देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में हम लोग उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये गुर्जर प्रतिहार थे, चहामान जो बाद में चौहान के नाम से जाने गए, ये चंदेल, ये सब दिखाए गए हैं कि बाद में नए नए जो राजवंश जिनका उदय है उनको दर्शाया गया है। राज्य दिखाए गए हैं जो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मुख्य राज्य रहे हैं, उनकी सीमाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो ये नए राजवंशों का उदय हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को राजा, सामंत या मातहत की उपाधि देते थे। ठीक है, जब वे ज़्यादा सत्ता या संपन्नता हासिल कर लेते थे तो ये खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, और कई बार ये लोग स्वतंत्र भी हो जाया करते थे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो बड़े बड़े भूस्वामी थे या जो योद्धा थे वो एक्चुअली राजा के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती गई, संपन्नता बढ़ती गई, वो धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो उस राजा की आधिपत्य को वो फिर उससे आधिपत्य से दूर होना पसंद करने लगे। तो फिर इस तरह कई लोग जो हुए, जो बाद में सामंत, कई सामंत ऐसे हुए जो स्वतंत्र हो गए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उनको हराया, और बाद में उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से एक बहुत बड़ा अनुष्ठान जिसका नाम है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, उस समय में वही लोग कर पाते थे। और जो लोग करते थे उन याजक को ये माना जाता था कि अगर जन्म से वो क्षत्रिय नहीं भी हैं तो ये हिरण्यगर्भ ये अनुष्ठान करने के बाद वो क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेते थे, ये माना जाता था। तो जो राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया, ये जताने के लिए कि वो क्षत्रिय तो नहीं है, लेकिन ये अनुष्ठान करने के बाद वो कम क्षत्रित्व को प्राप्त कर लिए, करने का जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हो गया। इसमें हमने एक पिक्चर लिया हुआ है, एलोरा की गुफा, जिसमें विष्णु को नरसिंह तथा पुरुष रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पिक्चर है, और ये राजवंशों का जो उदय हो रहा है इसमें हम लोग मोस्टली देख रहे हैं कि पहले पहले जो बड़े बड़े योद्धा थे और भूस्वामी थे वो सामंत हुआ करते थे राजाओं के, और राजाएं उनसे उम्मीद करते थे कि वो उपहार लेके आए, जब जरूरत पड़े तो सेना अपना सैन्य सहायता प्रदान करें।
लेकिन जैसे जैसे उन सामंतों की शक्ति बढ़ती गई तो वो अपने आप को अब स्वतंत्र होना चाहते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे जो लोग जो संपन्न होना शुरू कर दिए, बलशाली होना शुरू कर दिए, तो वो लोग अब अपने अलग अलग अपना एक नया वंश का वो अपना शुरुआत करना चाहते थे, राजाओं का एक नए, और इस तरह एक नए राजवंशों का उदय हो रहा है। आगे और भी हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे परिवार भी जो थे, जो उद्यमी परिवारों से बिलोंग करने वाले पुरुष थे, जो कि अपने राजशाही को काम करने के लिए उन्हें सेना का शस्त्र को उठा लिया, और बाद में वे अपने परंपरागत जैसे जो पेशे, मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, उसकी परंपरागत पेशा क्या होती है कि ब्राह्मण वाला होता है, उसको छोड़ के उन्होंने शस्त्र उठा लिया, और फिर उसको बाद में उन्होंने अपना एक नए राजशाही व्यवस्था को कायम किया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने परंपरागत पेशा को छोड़ दिया और शस्त्र को उठा लिया, और बाद में ये लोग कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्यों को सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो सामंत हैं, ब्राह्मण परिवार से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं, कदम्ब है, मयूर शर्मण हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, ये लोग ब्राह्मण परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। पीछे भी हमने देखा कि दंत दुर्ग के सामंत थे, ये भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करने के बाद अपने आप को छत्रित्व पाने के लिए उन्होंने ये अनुष्ठान किया। और इन लोगों ने भी जो ब्राह्मण थे पेशा से, अपने शस्त्र को उठा के इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह एक नए राजवंशों का उदय हो रहा है, जो कि सामंत थे, जिनका जो एक परंपरागत राजाओं के वंश से बिलोंग नहीं करते थे, वो लोग अब नए राजवंशों का उदय हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो राजाएं, जो नए नए राजाएं उभर रहे हैं, उनमें प्रशासन कैसा चलता था। तो हम नए राजाओं का तो धीरे धीरे जन्म हो रहा है। अब इन राजाओं में से कईयों ने अपने आप को महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्तिन मतलब तीनों भुवनों का स्वामी, उसको त्रिभुवन चक्रवर्तिन बोला जाता है। इस उपाधि से ये लोग अपने आप को नवाजने लगे। लेकिन अभी भी इतना इन दावों के बावजूद भी वो लोग सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपने सत्ता की साझेदारी अभी भी ये लोग करते थे। ठीक है। और राज्य में प्रशासन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम किसी भी समाज में प्रशासन को चलाने के लिए और उसकी प्रगति को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे राज्यों में जो धन कर से राजस्व वसूल से लिए जाते थे, ये जो राज्यों का नए नए विकास होना शुरू, नए राजाएं हैं आ रहे हैं, फिर उनमें राज्य का जो निर्माण हो रहा है, उसमें जो राजस्व था वो किसानों, पशुपालक, कारीगरों, इनसे लिया जाता था। तो ये राजस्व में क्या, इनसे जो इनका जो उत्पादक थे, जैसे किसान उत्पादक होते, अनाज हैं, पशुपालक हैं, कारीगरों से, तो ये जो भी उत्पाद करते थे उनसे एक हिस्सा ले लिया जाता था। और ये इनको इस तरह लिया जाता था कि ये बता के कि ये मतलब ये लगान है, इस तरह समझा के या कई बार बाध्य करके भी इससे लगान के रूप में लिया जाता था। जो व्यापारी उस टाइम में हुआ करते थे, उनसे भी मतलब भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था। ये राजस्व किसी भी समाज में, किसी भी राजा के राजकाज में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये राजा की संसाधन होते हैं। इसी से जो प्रगति राजा की सेना है, राजा के जो बहुत सारे जो काम होते हैं, उससे काम चलता है। जैसे उस टाइम में जो युद्ध लड़ना था, तो युद्ध लड़ने के लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। और राजा अपने प्रशासन में जब प्रगति करना चाहता है, नए नए मार्ग बनवाना चाहता है, दुर्ग बनवाना चाहता है, मंदिरों का निर्माण करवाते थे उस टाइम में, तो वो लोग इन पैसों का यूज करते थे। ठीक है। तो हमारे तमिलनाडु में कई सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने इसका खोज किया है। तो उन अभिलेखों में चोल वंश के अभिलेख हैं, जिनमें काफ़ी मतलब 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं।
विभिन्न किस्म के करों के लिए, ठीक है। तो विभिन्न करों के किस्म के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं और ये तमिलनाडु में मिला है और चोल वंश का भी लेख है, ठीक है। तो सबसे अधिक उल्लिखित जो कर है वो वेट्टी होता है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई आई यानी कि भू राजस्व थे। ये उस टाइम में जबरन श्रम भी भू राजस्व हुआ करते थे। मकान पे जो लोग छाजन डालने का काम करते थे उनसे भी कर लिया जाता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने वालों से भी कर लिया जाता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने वालों से भी कर लिए जाते थे। तो इस तरह ये जो नए नए राजाएं हुए उनके राजाओं में उनके राज्यों में कर इस तरह लिए जाते थे। कर सबसे लिए जाते थे किसानों, पशुपालकों, कारीगरों, व्यापारियों, ठीक है। तो सबसे सबसे लेकिन कि ये राजा के जो संसाधनों में से सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन होते हैं जिनके बल पे वो राज्यों का विकास करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, क्योंकि वे मंदिरों का निर्माण करते थे और जो लड़ाइयों को युद्ध करने में युद्ध जो लड़े जाते थे उनमें इन राजस्व करों का यूज करते थे। और जो राजस्व वसूल करते थे उनमें जो अधिकारी नियुक्त करते थे वो भी सामान्यतः सब प्रभावशाली परिवारों से वो लोग हुआ करते थे। प्रायः यह जो पदाधिकारी होता था ये वंशानुगत होता था। सेना में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। कई बार राजा के जो निकट संबंधी थे वो लोग इन पदाधिकारी हुआ करते थे। चाहे सेना हो चाहे राजस्व वसूली का पदाधिकारियों की बात की जाए तो उसमें प्रभावशाली परिवारों के लोग हुआ करते थे और ये वंशानुगत होता था। प्रशस्ति, तो प्रशस्ति में क्या होता है कि प्रायः प्रशस्ति में राजाओं के कामों का वर्णन होता है और ये एक तरीके से पॉजिटिव वर्णन होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संस्कृत में ग्वालियर में एक प्रशस्ति पाई गई है जिसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार है। आंध्र सैंधो, जिसको सिद्ध बोलते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो इस तरह क्या है कि नागभट्ट के कामों का वर्णन हो रहा है कि वो इतने महान थे और कि जब वो राजकुमार थे तो उनके सामने ये आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के जो राजा थे वो तभी धराशायी हो गए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य दोनों भारत के राजाओं को पराजित किया। मतलब इस प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का उनकी महानता का वर्णन किया गया है कि वो कितने प्रभावशाली थे और वो इतने प्रभावशाली थे कि जब वो राजकुमार थे तभी ये सारे राज्यों के जो राजा थे धराशायी हो गए थे। अब देखिए इसमें एक ये जो पिक्चर है वो एक ताम्र पत्र है। ये ताम्र पत्र का यूज एक्चुअली उस टाइम में राजा लोग अपने जो भी ब्राह्मण होते थे वो अच्छा काम करते थे उन्हें पुरस्कृत करने के लिए भूमि को अनुदान में दिया करते थे और जब अनुदान दी जाती थी तो ये उस पे लिख के ताम्र पत्र पे लिख के और उस ब्राह्मण को दिया जाता था और ये जो भूमि जो मिलती थी अनुदान में उस पे वो लोग कर वसूल कर सकते थे। साथ ही उसमें कई तरह के कर वसूल कर सकते थे, जैसे पान के पत्तों पर लगने वाला कर वो वसूल कर सकते थे, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वो वसूल कर सकते थे। वह पकी हुई ईंटों के ऊपर बनी माले पे बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते
सकते हैं, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो मतलब राजा लोग अनुदान दिया करते थे ब्राह्मणों को, और ये ताम्रपत्र भी साथ में दिया जाता था, उस पे भूमि पाने वालों को दिया जाता था। मतलब जो ब्राह्मण को भूमि अनुदान देते थे उन्हीं पे ये सब लिख के डिटेल में ताम्रपत्र ब्राह्मण को दिया जाता था। संस्कृत काव्य, तो 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। देखिए, प्रशस्ति में हमने देखा है कि प्रशस्ति में राजा के महानता को दर्शाया जाता है कि कौन राजा कितना महान है, उसको हमने देखा। लेकिन ये जो संस्कृत काव्य था जो 12वीं शताब्दी में रचा गया, इसमें मतलब राजा के जो नीतियां थे उनके प्रति आलोचनात्मक रुख दिखता है। तो ये प्रशस्ति के टोटली डिफरेंट है, इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था, क्योंकि इसमें राजाओं के मतलब जो राजा थे उनकी मतलब आलोचनाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं कन्नौज। तो देखिए, कन्नौज जो था गंगा घाटी में उस टाइम में बहुत ही संपन्न राज्य था, इसीलिए उस टाइम में हर राजा कन्नौज पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो ये इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच में। इन तीनों राजाओं ने, वंशों ने लगभग एक सदी तक मतलब बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको त्रिपक्षी संघर्ष का नाम दिया है। जो शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर, जो शासक उस टाइम में जो था, हम लोग बात कर रहे हैं जब नए नए राजाओं का, जब ये नए नए राजवंश आ रहे हैं और राजा बन रहे हैं, तो उसमें जो शासक हुआ करते थे वो मंदिरों को निर्माण अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े और बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे। इसीलिए जब वो एक दूसरे पे जब आक्रमण भी करते थे तो सब वो मंदिरों को भी निशाना बनाते थे, मंदिरों को लूटते थे, और क्योंकि कभी कभी ये बहुत अधिक संपन्न होते थे। हमने सुना हुआ है कि हमारे जो मंदिर वो बहुत भव्य, पुराने राजाओं के बहुत सारे, जैसे चोल वंश बहुत फेमस है अपने भव्यता और मंदिरों के शिल्प कला के लिए। तो उसमें जो बहुत सारे मंदिरों का ऐसे हैं जो बहुत ही भव्य, विश्व भर में फेमस मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो वो लोग अपने जो सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे करते थे, और इन मंदिरों में बहुत ही धन रहता था, बहुत ही सोने चांदी का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए हम वो जब दूसरे राजा उस पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को निशाना बनाते थे और मंदिरों को लूटते थे। जैसे कि हमने सुना है कि सोमनाथ का मंदिर है, तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, और मोहम्मद गजनी ने इस पर 17 बार आक्रमण किया था, और वो उस समय उससे इतना ज़्यादा धन लूटा था कि उसका एक बड़ा हिस्सा उसने यूज किया। तो उसने एक वैभवशाली राजधानी गजनी के नाम से उसने तैयार कर ली। तो सोचिए कितना उस टाइम में उस मंदिर से उसने कितना धन और सोना चांदी इकट्ठा किया होगा, लूटा होगा, कि उसका एक बड़ा हिस्सा यूज करके उसने एक राजधानी का निर्माण कर लिया गजनी में। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान को बाद में चौहान हम लोग कहने लगे। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ये लोग जो चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में
उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहान शासन में जैसे हमने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना हुआ है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो 1138 से लेकर 1152 के बीच में रहे हैं, उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल वो 1192 में उसके हाथ हार गए। चौहान शासकों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय बहुत ही महान शासक रहे हैं, और इनके बारे में अगर आपने मूवी देखी हुई पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे चोल राज्य की। तो देखिए, चोल राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बात कर रहे हैं, और अभी हमने पीछे पढ़ा कि नए सामंत हुए, फिर धीरे धीरे सामंत स्वतंत्र होने लगे और फिर नए राज्यों का स्थापना करने लगे, फिर इस तरह एक नए राजवंशों का उदय होने लगा। फिर ब्राह्मण जो थे उन्होंने शस्त्र उठा लिया, तो फिर इस तरह एक नए राजवंशों का स्थापना हुआ। तो उसी तरह से जो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, वो भी एक एक सामंत था, पल्लवों का सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पे चढ़ाई कर दी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो कि पल्लवों का सामंती सरदार था। बाद में उसने 1850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांड्य राज्य पे उसने चढ़ाई कर दी। चोल 897 ईस्वी तक इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने पल्लव शासक को हराकर उसकी हत्या कर दी और सारे टोंड मंडल पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद पल्लव इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए। पर चोल शासकों को राष्ट्रकूटों के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोल सम्राट परांतक प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पे अधिकार कर ले। इससे चोल वंश को धक्का लगा, लेकिन 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो गई और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद जो चोल साम्राज्य था, एक बार फिर से उठ खड़े हुए। चोल साम्राज्य का जो उदय हुआ है वो 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इसके अधिकार में था। चोल शासक ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी इसका अधिकार था। कुछ समय तक इनका प्रभाव कलिंग और तुंगभद्र दोआब पर भी छाया था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का निसंदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तो लगभग अर्थात 12वीं ईस्वी के मध्य तक चोल साम्राज्य को न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया चोल साम्राज्य ने, वरन कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल जो था वो दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि चोल साम्राज्य का उदय जो हुआ वो 9वीं शताब्दी में हुआ और लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य तक चोल साम्राज्य स्थिर रहा। उसमें बहुत सारे कलाओं साहित्य को प्रोत्साहन मिला। इनके पास अपनी बहुत शक्तिशाली नौसेना भी थी और ये लोग श्रीलंका से लेके मालदीव से लेके तुंगभद्र दोआब तक अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो सके थे। अब हम लोग चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो चोल साम्राज्य का ये पूरा एरिया जो दिखाया गया है, ये चोल साम्राज्य उस टाइम में जब चोल साम्राज्य को दर्शाया गया है। जैसा कि हमने बात किया था भी कि तुंगभद्र एरिया से लेके कलिंग तक, नीचे पांड्यन, मदुरई, सब कुछ होते हुए पूरा जो राज्य है ये दक्षिण भारत का जो ये पूरा एरिया है ये चोल साम्राज्य का था उस टाइम में।
विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का अब हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक बड़ी जल सेना की भी निर्माण किया। तो सबसे महान शासकों में जो चोल साम्राज्य का है वो राजराज बहुत फेमस हैं, सबसे महान राजाओं में से एक थे और विजयालय ने चोल वंश का निर्माण किया था। अब हम लोग चोल साम्राज्य के उत्थान का बात कर रहे हैं। तो 6ठी शताब्दी के मध्य के बाद दक्षिण भारत में पल्लवों, चालुक्यों और पांड्य वंशों का राज्य रहा। पल्लवों की राजधानी कांची, चालुक्यों की बादामी और पांड्यों राजाओं की राजधानी जो थी वो मदुरई थी, जो आधुनिक तंजौर में है। दक्षिण तथा केरल में चेर शासक उस समय हुआ करते थे। कर्नाटक क्षेत्र में कदम और गंग वंशों का शासन था। तो इस युग के अधिकतर समय में गंग शासक राष्ट्रकूटों के अधीन थे या उनसे मिलते हुए थे। राष्ट्रकूट उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। पल्लव, पांड्य तथा चेर आपस में साथ थे और राष्ट्रकूटों के विरुद्ध ये संघर्षरत थे। इनमें से कुछ शासकों को, विशेषकर पल्लवों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं भी थीं। पल्लवों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पे व्यापारिक संबंध थे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पल्लव उस टाइम में काफ़ी मजबूत थे। उनके पास शक्तिशाली नौसेनाएं हुआ करती थी। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई राजदूत भी चीन भेजे थे। पल्लव अधिकतर शैव मत के अनुयायी थे। इन्होंने आधुनिक चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में कई मंदिरों का निर्माण किया था। अब हम लोग एक मंदिर देख सकते हैं स्लाइड में, जिसका नाम है गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर। ये बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया है। तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से फेमस हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। ये मंदिर शासक तथा अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। ये जो मंदिर हुआ करते थे उनके आसपास शासकों द्वारा बहुत सारा जमीन भूमि भी प्रदान किया जाता था। तो इस तरह मंदिरों के पास बहुत सारा अपना जमीन भी हो गया और इन पे ये लोग फसल उगाते थे और कृषि की वजह से ये और जो भी अन्न पैदा होता था वो अन्न मंदिर में रहने वाले और उसके लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर खर्च होता था। उसमें जो मंदिर थे उसे पूजा पाठ के मंदिर नहीं हुआ करते थे, इवन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र हुआ करते थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। उस समय का चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। हम लोग देख सकते हैं कि गंगई कोट चोलपुरम ये मंदिर कितना भव्य मंदिर, इसमें जो नक्काशियाँ आप देख सकते हैं कि कितना भव्य, उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं था उसमें कितनी नक्काशी की हुई, कितनी बारीक इस पे कला दिखाया गया है। तो उसमें ये जो मंदिर है उस टाइम के मूर्ति कला उसमें दिखाता है कि कितनी
पीक पे था उसमें। और जो राजा चोल राजा थे वो इन मूर्ति कला को साहित्य को बहुत ही महत्व दिया करते थे और उसको प्रमोट करते थे। कृषि और सिंचाई, जो चोल वंश हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही महान साम्राज्य रहा है और इसकी महानता में कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कृषि में जैसे जैसे विकास होते गए तो उससे चोल राजाओं की जो उपलब्धि थी वो और बढ़ती गई। हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं, जैसे कि पीछे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे हम लोग मानचित्र में कावेरी नदी को देख सकते हैं। ये कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। और इससे क्या होता है कि तो जब भी मानचित्र में हम लोग कावेरी नदी को देख चुके हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी शाखाओं में बढ़ जाती। ये शाखाएं बार बार पानी उछिलती हैं जिससे किनारों पे उपजाऊ भूमि जमा होती रहती है। शाखाओं का जो ये पानी है विशेषतः चावल की खेती के लिए बहुत ही अच्छी आवश्यक आर्द्रता आर्द्रता मुहैया कराती है। तो इस तरह उस टाइम में चावल की बहुत अच्छी खेती होती थी। और चोल राजाओं का जो ये संपन्नता थी वो कृषि की वजह से थी और कृषि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था उसमें। जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाती थी उसमें वो फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप भी अपनाते थे। जैसे सिंचाई की वो कई पद्धतियों को वहाँ पे अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए और जहाँ पे और जब जब बारिश होती थी उसके पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर का निर्माण भी करवाएं, ताकि जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता है तो कृत्रिम तरीके ये लोग अपनाते थे सिंचाई करने के लिए। चोल साम्राज्य का प्रशासन, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि चोल साम्राज्य था उनका प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था, ये क्वेश्चन ये हमें पता चलेगा इसमें। तो देखिए, किसानों की जो बस्तियां थी उनको उर कहलाती थी और ये सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्ध होया करती थी। फिर जो गांव का जो समूह होता था उसको नाडू कहा जाता था। धनी जो किसान उस टाइम हुआ करते थे वो केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडू के काम काज में उनका अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो धनी किसान थे उन नाडू गांव के समूह को बोलते हैं। तो गांव के जो समूह था उनके काम काज में उनका अच्छा खासा नियंत्रण था। जो धनी किसान थे उनमें से कई धनी स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेन मुवेंद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान या अर प्रधान जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए। ठीक है, तो ये उपाधि उन्हें दी गई थी राजाओं द्वारा उन किसानों को, धनी किसानों को, जिन्होंने नाडू के कामकाज में काफी नियंत्रण हासिल किया हुआ था। और चोल साम्राज्य का प्रशासन, इसी में हम लोग देख रहे हैं कि उसमें जो भूमि के कई सारे प्रकार हुआ करते थे। पहला प्रकार था कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो पहला जो है उसमें वेलन वगाई, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि हुआ करती थी, जो ब्राह्मण नहीं होते थे उनका, उन किसानों की भूमि हुआ करती थी। दूसरा जो होते हैं ब्रह्मा दे, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी उनको ब्रह्मा दे बोलते थे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग बोलते थे। देवदान तिरुन मटकनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई जो भूमि थी उसको। देखिए, हमें पीछे जब मंदिरों का बारे में, मूर्ति कला के बारे में देख रहे हैं तो हम लोग उसमें मैंने बताया कि मंदिरों को उपहार में भूमियाँ भी दी जाती थी। फिर उनसे वो लोग खेती करते थे और वो जो अन्न उपज होती थी वो उसमें जो काम करने वाले पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे और जो लोग भी आस पास रहते थे मंदिरों के काम में सहयोग करते थे, उसके लिए वो अन्न पूरा यूज किया जाता था। और पल्ली पल्ली चंददम, ये जो था ये जैन संस्थानों को दी गई भूमि थी। ठीक है, तो भूमि के प्रकार है।
तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को समय समय पे भूमि अनुदान दी जाती थी, जिनको ब्राह्मणदे बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मणदे बोलते हैं, तो वही चीज़ में बताया गया है, जिससे परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मणदे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर में मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पे लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि चोल साम्राज्य के प्रशासन में इस तरह कार्यकाल कामकाज इस तरह होते थे। अब जो अभिलेख और लिखित सामग्री है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की जो सदस्यता थी, ये उसके लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए, इसमें बताया गया जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, जिनके पास अपना घर हो, इनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। देखिए कि अभिलेख उत्तर मेरूर में अभिलेख मिला है और उसके अनुसार सभा के सदस्य उसी को मिल सकती है जिसके पास भू राजस्व, जिसके पास अपना घर हो, 35 से 70 के बीच उनकी आय हो, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, ये भी उसमें क्राइटेरिया था। और जिसने अपने तथा अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये भी सदस्यता होने के लिए जरूरी क्राइटेरिया था। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण मिलता है। इसमें अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण या वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतिहर मजदूर थे। चमड़ों की पट्टियों से घिरी हुई झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे का कंगन पहनते थे छोटे पिल्ले को उठाकर उछलते चल रहे थे। मारुद्दू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़ी की एक चादर पर सुला दिया। चमड़े की चादर पर आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के बीच नीचे जमीन में बने हुए छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुर्तियां पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले ये तगड़े पुलाया का बहुवचन को दिन में काम पर जाने का हाक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुत्ती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। अब हम लोग चोल साम्राज्य का पतन कैसा उसके बारे में देखें तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि चोल साम्राज्य कैसे कैसे वो राजा विजयालय ने स्थापना की
और धीरे धीरे 12वीं शताब्दी के मध्य तक वो काफ़ी समृद्ध रहे। लेकिन 12वीं शताब्दी तक तो ये समृद्ध है, लेकिन 13वीं शताब्दी के आरंभ में उनका पतन शुरू हो गया। एक्चुअली ये लोग आपस में जो भी चोल वंश थे, इन्होंने आपस में काफ़ी संघर्ष इनका शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी कमज़ोर पड़ गए और दूसरे लोगों ने फिर इनका फ़ायदा उठा लिया। इन लोगों ने आपस में इतना बुरी तरीके से लड़ना शुरू कर दिया कि चोल राजाओं ने, कि इन्होंने एक दूसरे के नगरों को विध्वंस कर दिया, यहाँ तक कि मंदिरों को नहीं उन्होंने छोड़ा, जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने लिया। और 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने इनको जड़ से उखाड़ दिया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा राजा और राज्य। क्लास 7 अभी हम लोगों ने कवर किया, जिसमें राजा और राज्य हमने देखा। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे सामंत आए हमारे देश में, और सामंत ब्राह्मण भी धीरे धीरे वो लोग उन्होंने अपना पैसा छोड़ के धीरे धीरे उन्होंने शस्त्र उठा लिया और धीरे धीरे एक नए वंशों का उदय हुआ, और उन्होंने अपने प्रशासन, नए वंश के साथ साथ नए नए राजाओं का जन्म हुआ, और उनके राज्यों में कैसे प्रशासन था, ये सब चीज़ हमने डिटेल में देखा। फिर चोल साम्राज्य भी इसी बीच में आया। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में बहुत ही महान साम्राज्य था, जिसको दक्षिण भारत के साम्राज्य में स्वर्ण युग बोला जाता है, तो उसको हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे, और कोई सजेशंस हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।